हेलो नमस्कार साथियों। हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। जी हाँ साथियों, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट जो है कक्षा 12वीं के कई विद्यार्थियों के पास है, भूगोल। कक्षा 12 में भूगोल विषय का आज अध्ययन करने वाले हैं और भूगोल में जो आपका पाठ 1 है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र और पाठ 2 है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ये दो पाठ आपके इस पाठ में से जो प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, वह प्रश्न आपको बताए जाएंगे कि पहले पाठ में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, लघुत्तरात्मक कौन सा महत्वपूर्ण है, निबंधात्मक कौन सा महत्वपूर्ण है और ऑब्जेक्टिव कौन सा महत्वपूर्ण है। यानी कि बार बार एग्जाम में कौन से प्रश्न आ रहे हैं और कौन से आपके आने वाले हैं। पार्ट 2 का भी उसी तरीके से बताया जाएगा जिस प्रकार से पार्ट 1 का बताया जाएगा। तो इस वीडियो में केवल हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 भूगोल कक्षा 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ 1 प्रकृति और विषय क्षेत्र और पाठ 2 जनसंख्या वितरण और घनत्व वृद्धि। इन पाठ से जो आपको प्रश्न बताए जाएंगे वह प्रश्न भी अगर आप पढ़कर एग्जाम में देना जाते हैं तो आपको बहुत यहाँ पर लाभ होने वाला है, क्योंकि आपको एक एक प्रश्न यहाँ पर बताया जाएगा कि किस पाठ से कौन सा प्रश्न आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ले चलता हूँ जो राजस्थान बोर्ड की यहाँ पर भूगोल किताब है जिसका पार्ट 1 है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली जो बुक है आपकी वो यहाँ पर है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। यह आपकी पहली बुक है जो भाग 1 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं अध्याय 1 में से आपके कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र यह आपका पहला अध्याय है। इस पहले अध्याय में सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मैं बता दूं जो पहला अध्याय आएगा उसमें आपके यहाँ पर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न प्लस यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न प्लस यहाँ पर वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले पार्ट के अंदर आपसे अति लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा। जो आपका पहला पार्ट है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसमें निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएगा, यह आज ही कन्फर्म कर लेना। अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पहले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है पार्ट 1 में से अति लघुत्तरात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप जिसे कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है तो यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और प्राचीन महाकाव्य, ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिसमें जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है वो यहाँ पर से ऑप्शन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये यहाँ पर हो जाएगा। इसका चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के जो नमूने हैं वह भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। जो सेकंड प्रश्न है निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। यहाँ पर एक भूगोल दी गई है आर्थिक भूगोल, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आर्थिक भूगोल दी गई है और यहाँ पर पूछा है कि आर्थिक भूगोल का कौन सा उपक्षेत्र नहीं है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्थिक भूगोल के अंदर कौन कौन से उपक्षेत्र आते हैं। ये उपक्षेत्र वाला जो सारा जो पेज है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल और सैन्य भूगोल, ये यहाँ पर दिए गए हैं। जिसमें आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है यह पूछा है तो संसाधन भूगोल है, आर्थिक
यहाँ पर कृषि भूगोल है और पर्यटन भूगोल है, सैन्य भूगोल नहीं है। यहाँ पर आपको किस प्रकार से चेक करना है, संसाधन भूगोल यानी कि आर्थिक लाभ प्राप्त होता है आपसे, तो यह आर्थिक भूगोल में आ गया। कृषि से यहाँ पर आर्थिक प्राप्त होता है तो ये आ गया। पर्यटन से आर्थिक प्राप्त होता है तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। लेकिन सैन्य भूगोल यहाँ पर आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव भूगोल के जनक कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका रेडजेल हो जाएगा। ये कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानव भूगोल के जनक कौन है, तो रेडजेल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धार्मिक कल्याण, क्षेत्रीय कल्याण, सामाजिक कल्याण और निर्धनता कल्याण। ये 4 ऑप्शन है। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का जो संबंध है वो सामाजिक कल्याण से है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 5 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो मानव बुद्धिमत्ता इसका यहाँ पर कारक हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कारक यही है, मानव बुद्धिमत्ता, जो एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनन्य क्रिया करता है। इसके अलावा 6ठा प्रश्न आप देख सकते हैं, कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यहाँ पर अब की बार जो पूछा है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यानी कि आपको याद रखना है कौन कौन से मानव भूगोल के उपागम है। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और विवरण। तो क्षेत्रीय विभिन्नता मानव भूगोल का उपागम है, स्थानिक संगठन मानव भूगोल का उपागम है, अन्वेषण और वर्णन जो है वो मानव क्रांति यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। मात्रात्मक जो क्रांति है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आगे यहाँ पर जो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न कौन से बन सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जो आपके पहले पार्ट में से कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। किसके अनुसार? प्रकृति के आदेशों के अनुसार मानव ने अपने आप को ढाल लिया। इस प्रकार आदिम जो मानव समाज है और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अनन्य क्रिया को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है और उस समय जो आदिम मानव समाज का निर्माण होता है और प्रकृति की जो प्रबल शक्तियों के बीच अनन्य क्रिया होती है, उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद वह निश्चयवाद होता है जिसमें मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है और मानव समाज और प्रकृति की जो शक्तियाँ होती हैं उनके बीच अनन्य क्रिया होता है, उसे ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय है। जो भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का यहाँ पर दशक पूछा है कि किस दशक में यहाँ पर उत्तर आधुनिकतावाद का उदय हुआ है, तो 1990 के दशक में। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय जो दशक हुआ है वो कौन सी दशक में हुआ है, तो 1990 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि राजनीतिक भूगोल के यहाँ पर 2 उपक्षेत्र बताने हैं कि कौन कौन से 2 उपक्षेत्र यहाँ पर राजनीतिक भूगोल के हैं। कुल मिलाकर आपको राजनीतिक भूगोल के कई उपक्षेत्र याद कर लेने हैं, लेकिन 2 उपक्षेत्र यहाँ पर पूछे हैं जिसमें निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, ये सारे जो उपक्षेत्र है वो एक यहाँ पर पेज के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10, आमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए खालिस्तान के सिद्धांत का उपयोग किया। यानी कि आमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक जो असमानता की व्याख्या के लिए यहाँ पर किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया, तो मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया गया।
अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, जिसमें आपको लिखना है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन करवाता है वही मानव भूगोल कहलाता है। ये रेडजेल ने परिभाषा दिया। इसके अलावा जो सेकंड परिभाषा आती है मानव भूगोल की, वो एलन सी सैंपल की आती है, जिसमें एलन सी सैंपल ने बताया कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। तो यहाँ पर रेडजेल कह रहा है कि मानव समाज और धरातल के बीच जो संश्लेषित अध्ययन होता है वो मानव भूगोल कहलाता है। लेकिन एलन सी सैंपल कहता है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील जो मानव होते हैं उनके बीच जो परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन होता है वही मानव भूगोल कहलाता है। ये दो परिभाषाएं हैं। हालांकि किताब के अंदर 3 परिभाषाएं दी गई है, लेकिन 2 परिभाषाएं सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो आपकी विडाल डी ब्लोस है उसने भी यहाँ पर परिभाषा दी है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा जाता है यह आपको मैंने बता दिया है ऊपर वाले पेज के अंदर, कि जो मानव है वो प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, और जो आदिम समाज है और प्रकृति की जो प्रबल शक्तियाँ होती है उनके बीच अनन्य जो क्रिया होती है वो पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाती है। यहाँ पर एक प्रश्न, संभववाद क्या है, इसके जनक कौन है, नवविषयवाद क्या है और इसकी जनक कौन है। ये 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि संभववाद और नवनिश्चयवाद क्या है, इसके जनक कौन है। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है संभववाद क्या है, तो सबसे पहले मानव सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। दूसरे प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। इसे ही संभववाद नाम दिया गया है। यानी कि जो मानव सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ यहाँ पर कोई तकनीकी या प्रौद्योगिकी का विकास करता है और उसके बाद धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है, यानी कि जो प्रकृति है वो मानव के तरीक़ों से चलने लग जाती है, तो उसे संभववाद का नाम दिया गया है। और यहाँ पर संभववाद का जो जनक है वो विडाल डी ब्लोस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संभववाद के जनक पॉल विडाल डी ब्लांस है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा नवनिश्चयवाद क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न पर्यावरणीय निश्चयवाद ही दशा है न ही संभववाद ही दशा है। इसका कार्य प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह परिभाषा दी गई है कि नवनिश्चयवाद क्या है, तो सीधा सी अर्थ है नवनिश्चयवाद वह होता है जिसमें न तो मनुष्य पर्यावरण पर हावी होता है और न ही पर्यावरण मनुष्य पर हावी होती है, बल्कि हम जो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह जो संकल्पना दी है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई है। ग्रिफिथ टेलर ने यहाँ पर नवनिश्चयवाद की संकल्पना दी है। इम्पोर्टेंट लगाकर यहाँ पर आप मान सकते हैं 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइए, तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल हो जाएगा। इसके अलावा आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र बताइए, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पहले पार्ट के अंदर से आने वाले हैं, इसके अलावा जो मेन जो आपके लिए मैंने पेज ढूंढे हैं पहले पार्ट में से जो प्रश्न बन सकते हैं वो पेज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये जो पेज है वो आपकी किताब से लिया गया है, मानव भूगोल की परिभाषाएं। इसके अंदर कुल 3 परिभाषाएं दी गई है और तीनों परिभाषाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसमें से रेडजेल और यहाँ पर एलन सी सैंपल की जो परिभाषा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। रेडजेल में आपको याद रखना है मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन करवाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं संश्लेषण पर जो जोर दिया है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल की किस परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है, तो रेडजेल की परिभाषा पर संश्लेषण पर जोर दिया गया है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, तो एलन सी सैंपल इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो तीसरी परिभाषा दी है, अब यहाँ पर एक और शब्द आपको ध्यान रखना है,
जो एलएनसी सैंपल की परिभाषा है उसमें गत्यात्मकता को महत्व दिया गया है। रेडजेल की परिभाषा में संश्लेषण को महत्व दिया गया है। एलएनसी सैंपल की में गत्यात्मकता को महत्व दिया गया है। और विडाल डी ब्लोस में आप देख सकते हैं जो बड़ी परिभाषा है वो विडाल डी ब्लोस की ही है, वो यहाँ पर आप अलग से इसको याद कर लेना। इसके अलावा जो सेकंड जो आपके लिए मैंने पेज ढूंढा सबसे महत्वपूर्ण पेज है, जिसमें से आपके लगभग 2 नंबर ये आपको देकर जा सकता है। यहाँ पर ये पेज आपकी किताब में है, याद कर लेना। यहाँ पर दिए गए हैं, एक तरफ तो मानव भूगोल के जो क्षेत्र है वो दिए गए हैं, जिसमें सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल और यहाँ पर जनसंख्या भूगोल, आवासीय भूगोल, आर्थिक भूगोल में विभाजित किया गया है। इसके अलावा उपक्षेत्र भी बताए गए हैं हर भूगोल क्षेत्र के, जैसे सामाजिक भूगोल है। तो यहाँ पर एग्जाम में किस प्रकार से आपसे इस सारणी से प्रश्न बनेगा, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो व्यवहारवादी भूगोल हो जाएगा, सामाजिक कल्याण का भूगोल हो जाएगा, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये यहाँ पर सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल जो उपक्षेत्र है ये किस क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो मानव भूगोल की यहाँ पर सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नगरीय भूगोल के अंदर नगरीय अध्ययन पर जोर दिया जाता है। राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक विज्ञान, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल जो आता है वो राजनीतिक भूगोल में आता है। जनसंख्या भूगोल में जनांकिकी, आवास भूगोल में नगर और ग्रामीण नियोजन, आर्थिक भूगोल के अंदर यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, आर्थिक भूगोल के अंदर कौन से उपक्षेत्र आते हैं, तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो हमने पहले जो अध्याय हैं उसमें से जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये तैयार किए गए प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो दूसरा पार्ट है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, ये आपका दूसरा पार्ट है, जिसमें आपसे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न और यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न, 3 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, वस्तुनिष्ठ या फिर अति लघुतरात्मक या फिर निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। इसके अलावा कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो विरल जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है वो अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश है। इसके अलावा जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है वो एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस देश की है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सिंगापुर हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला देश है वो सिंगापुर है और इस बार भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर उद्योगों की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा प्रदेश घना बसा है, यानी कि कहाँ पर उद्योगों की उपस्थिति के कारण जो क्षेत्र है वो घना बसा हुआ है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो जापान का कोबे ओसाका हो जाएगा। जापान का जो कोबे ओसाका है वह उद्योगों की उपस्थिति के कारण विश्व का सबसे सघन बसा क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। देखो कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा प्रतिकर्ष कारक क्या है, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में क्या अंतर है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है प्रतिकर्ष कारक कौन सा नहीं है, तो जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, महामारियाँ। तो जो प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं, प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो हमें किसी स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं,
वे प्रतिकर्ष कारक होते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, चिकित्सा या शैक्षणिक जो सुविधाएं हैं वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है। बाकी जो जलाभाव, बेरोजगारी और महामारियां हैं वो प्रतिकर्ष कारक है, जो हमें प्राकृतिक आपदाएं देती है, जिसमें हम पूर्ण रूप से प्रतिकर्ष कारक क्या है और अपकर्ष कारक क्या है उसकी चर्चा करेंगे। हालांकि जो इसका सही उत्तर है वो चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं हो जाएगा। विश्व जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब होने में कितना समय लगा? तो 12 वर्ष का समय यहाँ पर 5 अरब से 6 अरब होने में लगा है। विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? यहाँ पर पूछा है कि जो विश्व में 90% जनसंख्या है, यानी कि 100% में से जो 90% जनसंख्या है वो यहाँ पर कितने परसेंट भूभाग पर या स्थलीय भाग पर निवास करती है? तो यहाँ पर 10% भाग पर निवास करती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एवं देश कौन से हैं? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा जा चुका है। एशिया और चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है एशिया और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। अगर पूछा जाए भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत वर्तमान में पहले नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर किताब की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है। आपको चीन पहले नंबर पर याद रखना है और दूसरे नंबर पर भारत है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। अब हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक जनसंख्या का क्या कारण है, यानी कि भूमध्य सागरीय के आसपास जो क्षेत्र होते हैं उसमें जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु होती है वो अनुकूलित जलवायु होती है, यानी कि सुखद जलवायु होती है। इस कारण से यहाँ पर भूमध्य जो सागरीय प्रदेश है वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यह यहाँ पर कारण है, सुखद जलवायु। इसके अलावा अफ्रीका की जो कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी की जनसंख्या सघन क्यों है? तो यहाँ पर तांबा खनन से लोगों को क्या है, रोजगार मिलता है, जिस कारण से यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है? यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है किसी निश्चित समय अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र में बसे हुए जो लोग हैं उनकी संख्या में बदलाव होना या परिवर्तन होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो सीधा सी अर्थ है किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि के दौरान जो जनसंख्या या लोगों की संख्या में परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब यहाँ पर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है? तो जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि है वो जन्म मृत्यु, यानी कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है? तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, यानी कि जन्म लेने वालों की संख्या में से मरने वालों की संख्या घटा लेंगे और उसमें आप्रवास में से उत्प्रवास की संख्या घटा लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का पता चल जाएगा। अब आप्रवास और उत्प्रवास क्या होते हैं? देखो, आप्रवास किसे कहा जाता है? जो वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं। देखो, आप्रवास का मतलब होता है आप्रवास यानी कि जो नए स्थान पर जाते हैं। उत्प्रवास जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक याद करना है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं और प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। जनसंख्या के प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या के प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदा, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। तो प्रतिकर्ष कारक यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरोजगारी आ जाता है। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा? अब सदन में पूछ सकता है आपसे कि प्रतिकर्ष कारक कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो बेरोजगारी, रहन सहन
की निम्न दशा, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदा, महामारियाँ, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये यहाँ पर प्रतिकर्ष कारक हैं। अब अपकर्ष कारक कौन कौन से हैं? तो अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखो, प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो छोड़ने के लिए या एक स्थान को छुड़ाने के लिए बाध्य करते हैं। जो मुसीबत पैदा करते हैं वो प्रतिकर्ष कारक होते हैं। अपकर्ष कारक कौन से होते हैं? अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो यानी कि आकर्षित करते हैं। आकर्षित कैसे होंगे? काम के बेहतर अवसर मिलेंगे, रहन सहन की अच्छी दशा होगी, शांति बनाए रखेंगे, स्थायित्व जो जीवन की संपत्ति है उसकी सुरक्षा होगी, और जहाँ पर जलवायु जो है वो अनुकूल पाई जाती है वो यहाँ पर अपकर्ष कारक हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर 2010 से 2015 तक कितनी है? तो 1.2% है। यह प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल कम पूछा जा सकता है, लेकिन आपको तैयारी में जरूर इसका फायदा देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व का सूत्र, यहाँ पर 2 सूत्र या 3 सूत्र आपसे इस पाठ से पूछे जाने हैं। कुल 2 या 3 सूत्र दिए गए हैं जिनमें से आपको एक सूत्र पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व का सूत्र पूछा है, तो जनसंख्या घनत्व में आपको करना है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, यानी कि किसी स्थान की कुल जनसंख्या बटा उस स्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो यहाँ पर उसका अनुपात निकालने पर जनसंख्या घनत्व निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न में से एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट लगाकर इसे आप लिख सकते हैं। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस पाठ से कि विश्व में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये आज ही आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में छप चुका है यह प्रश्न। विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जलवायु की उपलब्धता या भू आकृति के आधार पर वर्णन कीजिए, जिसमें आपसे भौगोलिक कारक के अंदर आप देख सकते हैं जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं, ये हो गई, ये भौगोलिक कारक में हो गए। इसके अलावा आर्थिक कारक के अंदर खनिज हो गए, यहाँ पर रोजगार हो गया, और नगरीकरण के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाएं हो गई, और यहाँ पर औद्योगिकरण यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर। इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हो गए। तो यहाँ पर जो मुख्य कारण आते हैं वो भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, इसके अलावा राजनीतिक कारक भी आप मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और है, जनांकीय संक्रमणीय सिद्धांत क्या है? जनांकीय संक्रमणीय सिद्धांत क्या है तथा तीनों अवस्थाओं की विवेचना आपको करनी है। तो ये प्रश्न, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि सामाजिक, ग्रामीण, खेतीयर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या का उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। यह परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्कर के रूप में जाना जाता है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? आपको सरल भाषा में बताऊं तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जिसमें हम ये जानते हैं कि जो हमारा समाज है, यदि समाज ग्रामीण है, किसान वाला है, अशिक्षित परिवार है, खेतीबाड़ी करता है, अगर वही परिवार या वही समाज ग्रामीण से नगर की ओर जाता है, यानी कि ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर साक्षर बनता है, नगरीय औद्योगिकी साक्षर बनता है, या फिर जो आपकी उच्च मृत्यु दर है वो निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है, ये जो परिवर्तन होते हैं ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत होते हैं। यानी कि उच्च जन्म या उच्च मृत्यु से निम्न जन्म या निम्न मृत्यु में परिवर्तन होना, और समाज ग्रामीण से नगरीय औद्योगिकी की ओर या निरक्षर से साक्षर की ओर, निरक्षर आप नहीं कह सकते, अशिक्षित अवस्था से साक्षर अवस्था की ओर जाना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत होता है। यहाँ पर डायग्राम से आप देख सकते हैं जो ग्रामीण, खेतीयर, अशिक्षित
यानी कि समाज कैसा है, ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित है। इसके अंदर जनांकीय संक्रमण होता है और यहाँ पर जो ग्रामीण समाज था वो नगरीय बन चुका है और जो खेतिहर था वो औद्योगिकरण हो चुका है और अशिक्षित यहाँ पर शिक्षित हो चुका है। तो ये जो सिद्धांत, ये जो चक्कर चल रहा है वो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्थाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रथम अवस्था यहाँ पर आप देखेंगे, इसके अलावा द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था में यहाँ पर ये डायग्राम जो दिया गया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस डायग्राम को आप देख लेना। यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से ये जो जनांकीय के संक्रमण की 3 अवस्थाएं दी गई है वो आपको सरल तरीके से समझ में आ जाएगी। तो हमने बात की जनसंख्या वृद्धि घनत्व, और जो जनसंख्या का घनत्व है उसका सूत्र क्या है, ये सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बताया। कौन सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने इस पार्ट के अंदर से 2 पेज लिए हैं, जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोगों की संख्या बटा यहाँ पर जो कुल क्षेत्रफल है, यानी कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पर लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। और यहाँ पर सामान्य दृष्टि से आपको किस प्रकार से लिखना है, तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में, ध्यान से सुनिएगा, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं, जो यहाँ पर एक उदाहरण देकर बताया गया है। माना कि क प्रदेश में जो जनसंख्या है वो 1.5 लाख है और क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है। तो आप इसका जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे, तो सूत्र है जनसंख्या का घनत्व का जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। तो कुल जनसंख्या है 1,50,000 बटा यहाँ पर क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, तो 1500, यानी कि 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये यहाँ पर इसका जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व से संबंधित प्रश्न आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट लगाने लेना। जनसंख्या के परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर आज ही लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट लगा लेना। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है जो उत्तरदायी है। अशोधित जन्म दर यानी कि CBR को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार की गणना जो है वो यहाँ पर अशोधित जन्म दर की आप देख सकते हैं, किसी वर्ष विशेष में जीवित बटा किसी क्षेत्र विशेष वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000, यानी कि एक वर्ष के अंदर जीवित जन्म बटा एक क्षेत्र विशेष की जो जनसंख्या है एक वर्ष की इंटू 1000 से गुणा करने पर यहाँ पर अशोधित जन्म दर निकल कर आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोधित मृत्यु दर की भी दी गई है, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जो जनसंख्या है इंटू 1000, ये अशोधित मृत्यु दर की जनसंख्या है। यहाँ पर जो आपसे अशोधित जन्म दर अगर पूछा जाए तो जीवित जन्म बटा जो एक वर्ष के मध्य में जनसंख्या इंटू 1000 करके आना है, और अशोधित मृत्यु दर में पूछा जाए तो मृतकों की संख्या लिखनी है आपको वहाँ पर ऊपर की ओर। तो ये 2 पार्ट इस वीडियो में बताए गए कि दोनों पार्ट में से कौन सा प्रश्न एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि राजस्थान में जो आपकी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा है, यहाँ पर जो भी पेपर आयोजित होने वाले हैं उसकी आंसर की सबसे सटीक आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुँचा दी जाएगी। और आगे जो पाठ संख्या 3 और 4 है उसका भी बहुत जल्द कल शाम तक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।